हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टैटिस्टिक्स एक्सप्लेन। इस वीडियो में बात करने वाले हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के फ्यूचर के बारे में। किस तरह से इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग चेंज हो रही है, किस तरह से उसका फ्यूचर डिसाइड होने वाला है इन अपकमिंग ईयर्स, क्या मार्केट साइज है, किस तरह से ब्रांड कोलैबोरेशन चल रहा है, कौन कौन से मार्केटिंग प्लेटफॉर्म आउट परफॉर्म कर रहे हैं अदर मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स को, किस टाइप का कंटेंट ज़्यादा चल रहा है, क्या टॉप इन्फ्लुएंसर्स हैं, माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स हैं, मिड इन्फ्लुएंसर्स हैं और उनका क्या स्कोप है। उन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे एक ग्लोबल ओवरव्यू ऑफ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इसके अंदर हम लोग मार्केट की वैल्यू साइज देख लेंगे, बजट स्पेंड कितना जा रहा है किस ब्रांड्स का वो देख लेंगे, इन्फ्लुएंसर ब्रांड्स कौन से हैं, उनका एंडोर्समेंट किस तरह से परफॉर्म करता है उसके बारे में बात कर लेंगे, और कैंपेन मेजरमेंट के लिए ओवरऑल वर्ल्ड वाइड क्या यूज़ होता है वो देख लेंगे, जैसे कि इम्प्रेशन, रीच या व्यू या फिर कन्वर्जन, क्या चीज़ सबसे ज़्यादा यूज़ हो रही है उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे इंडियन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के ऊपर। इसमें हम लोग देख लेंगे टॉप कैटेगरीज कौन सी है, कौन सा टॉप टाइप ऑफ कंटेंट जा रहा है, एंडोर्स प्रोडक्ट कितने परचेज करते हैं यूजर्स ऑडियंस के अकॉर्डिंगली, उसके बारे में समझ लेंगे और पूरा डोमेन नॉलेज ले लेंगे। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर। इसमें देख लेंगे कि इन्फ्लुएंसर काउंट्स कितना जाता है, उसके हिसाब से कैटेगरी वाइज इन्फ्लुएंसर कितने हैं हर एरिया में। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे एंगेजमेंट रेट के ऊपर और देख लेंगे किस टाइप से एंगेजमेंट रेट जाता है और किस एरिया में किस प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा एंगेजमेंट है एज़ कम्पेयर टू अदर प्लेटफॉर्म्स। पॉपुलर कैटेगरीज के बारे में बात कर लेंगे, कौन सी कैटेगरीज में कंटेंट बनाना ज़्यादा पॉपुलर रहता है और कहाँ से ज़्यादा व्यूज़ भी आते हैं। उसके बाद हम लोग बाकी के प्लेटफॉर्म्स के बारे में बात कर लेंगे, जैसे कि फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स हो गए या फिर थ्रेड्स हो गया। थ्रेड्स के बारे में क्या ओपिनियन है लोगों का, इन्फ्लुएंसर्स उसके बारे में क्या सोचते हैं और उस पर किस तरह से चीज़ें जा रही हैं वो भी देख लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग आ जाएंगे ब्रांड कोलैबोरेशन के ऊपर। यहाँ पर देख लेंगे टॉप ब्रांड्स कौन से हैं, प्रेफर्ड प्लेटफॉर्म्स क्या है उन ब्रांड्स की एडवर्टीजमेंट्स के लिए, उसके बारे में बात कर लेंगे। और सबसे एंड में हम लोग देख लेंगे कंज्यूमर पर्सपेक्टिव को, क्या पर्सपेक्टिव रहता है कंज्यूमर्स का जब वो एंडोर्स प्रोडक्ट्स को बाय करते हैं और क्या परसेंटेज है उन कंज्यूमर्स का जो अपने फेवरेट इन्फ्लुएंसर के थ्रू एंडोर्स प्रोडक्ट को बाय करते हैं और क्या रीज़न रहते हैं जब वो नहीं बाय करते हैं। तो उन चीज़ों को भी हम लोग एक अच्छे पर्सपेक्टिव से समझ लेंगे। तो ये वीडियो पूरी तरह से इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को टारगेट करेगा और हम लोग समझेंगे कि उसका डोमेन नॉलेज क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर सबसे पहले हम लोग बात करें इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होती क्या है, तो सोशल मीडिया मार्केटिंग जिसमें कि प्रोडक्ट की प्लेसमेंट या एंडोर्समेंट होती है बाय ऑनलाइन क्रिएटर्स, उसको बोलते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में जो क्रिएटर्स हैं वो अपने प्रोडक्ट्स को या फिर किसी कंपनी के प्रोडक्ट्स को प्लेस कराते हैं और बायर्स को पिचिंग करते हैं, अपनी ऑडियंस को बोलते हैं कि ये प्रोडक्ट आप ले सकते हैं। अब उसमें वो एफिलिएट भी कर सकते हैं, मतलब कि एक कमीशन भी ले सकते हैं उसके लिए, या फिर उसके लिए ब्रांड से चार्जेस भी कर सकते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। अब इस मार्केट को अगर देखा जाए तो 2019 में ये 6.5 से अभी 2.4 तक हो गया। दैट मीन्स कि इसमें ट्रिपल साइज इंक्रीज आ गया है। अगर इन हम लोग बात करें क्रिएटर्स को क्यों यूज़ किया जाता है ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए, तो उससे ये होता है कि ब्रांड की जो विजिबिलिटी है उसको बूस्ट मिलता है। क्रिएटर्स क्योंकि अपनी ऑडियंस से डीपर लेवल पे कन्वर्सेशन करते हैं, इसकी वजह से जब वो किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं उससे एंगेजमेंट भी ज़्यादा आता है। क्रिएटर्स को इसलिए भी यूज़ किया जाता है क्योंकि वो अपनी ऑडियंस का परचेज डिसीजन इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, क्योंकि उनकी ऑडियंस के साथ उनका एक इमोशनल रिलेशन और बॉन्ड बन जाता है। बार बार जब ऑडियंस उन्हें देखती है कंटेंट प्रोड्यूस करते हुए, उसकी वजह से उनके अंदर एक डीपर लेवल ऑफ ट्रस्ट पैदा हो जाता है और उससे इम्पैक्ट करना बहुत ईजी हो जाता है परचेज डिसीजन को ऑडियंस की। अब हम लोग इस मार्केट की अगर बात करें तो 2021 में यूएस की जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग थी वो 3.7 बिलियन पर ग्रो कर रही थी, और ग्लोबली अगर इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स की हम लोग बात करें तो वो सरपास कर चुकी है 2 बिलियन यूएसडी डॉलर को 2020 में ही। टिकटॉक की अगर हम लोग बात करें तो 2020 में उस पर 106,000 इन्फ्लुएंसर्स थे। इसका मतलब ये मार्केट बहुत तेज़ी से एक्सपैंड कर रहा है और फ्यूचर में भी ये मार्केट एक्सपैंड ही करने वाला है। अगर हम लोग ग्रोथ को भी देखें तो ये काफ़ी कॉन्टीन्यूस इंक्रीज रहा है यहाँ पर, और मेजरली हर ईयर ये ग्रो ही किया है। तो फ्यूचर में भी इसका ग्रोथ फोरकास्ट अच्छा ही रहेगा। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं परसेंटेज ऑफ मार्केटिंग बजट एलोकेटेड टू इन्फ्लुएंसर। तो वर्ल्ड वाइड क्या बजट एलोकेट होता है इन्फ्लुएंसर को।
इसमें अगर हम लोग देखें तो इंस्टाग्राम रैंक करता है 4th नंबर पे अमंग द सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, और यहाँ पर 2 बिलियन से ज़्यादा एक्टिव यूजर है। तो अगर इंस्टाग्राम 4th नंबर पे रैंक कर रहा है तो इसका मतलब उससे पहले भी काफ़ी बिगेस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रहे होंगे मार्केटिंग बजट के लिए। अब ये जो डेटा है ये लिया गया है ग्लोबल 2024 के सर्वे से, जो कि मार्केटिंग एजेंसीज और ब्रांड्स को टारगेट करता है, और इसको कंडक्ट किया था इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हब ने। अब इसमें अगर हम लोग देखें तो ग्लोबल इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग साइज जो था वो 17.4 बिलियन था 2023 में, और वो अब बढ़ चुका है और बढ़कर हो गया है 22 बिलियन यूएसडी डॉलर्स। तो 17.3 से 22 बिलियन यूएसडी वो 2023 से 24 तक ही आते आते हो चुका है, जिसका कि मतलब है मार्केटिंग बजट इन्फ्लुएंसर्स के लिए बढ़ रहा है। और अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो 10 to 20% रिस्पॉन्डेंट्स का कहना है कि वो 22% अपना मार्केटिंग बजट लगाते हैं सिर्फ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पे, और वहीं यहाँ पे मोर देन 40% बजट लगता है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पे, जो कि 26% ऑफ द कंपनीज लगाती है। इसका मतलब कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पे बजट बढ़ता जा रहा है, और 40% से ऊपर भी मार्केटिंग बजट इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पे लगता है। मतलब कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका ट्रस्ट इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में बढ़ रहा है। तो अगर आप इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो या आप इन्फ्लुएंसर हो तो आपके लिए फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं ग्लोबल काउंट ऑफ इन्फ्लुएंसर। तो ये जो डेटा है ये भी ग्लोबल सर्वे 2024 का ही है, जो मैंने बताया कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हब ने कंडक्ट किया था। इसमें अगर हम लोग देखें तो नंबर ऑफ रिस्पॉन्डेंट 0 to 10 के बीच में जो है वो कहते हैं 37.6% इन्फ्लुएंसर्स के साथ ये फर्म्स काम करती है। वहीं 1000+ इन्फ्लुएंसर्स के साथ 14% फर्म काम करते हैं। मतलब कि फर्म्स डिफरेंट इन्फ्लुएंसर्स के साथ कम काम करना पसंद करती हैं और कम इन्फ्लुएंसर्स के साथ फर्म ज़्यादा काम कर रही है। मीन्स कि टॉप इन्फ्लुएंसर्स के साथ प्रोबेबली वो लोग डील कर रहे होंगे, और ये जो होंगी ये स्टार्टअप फर्म्स होंगी जो ट्राई कर रही है डिफरेंट इन्फ्लुएंसर्स। बट अगर हम इसको थोड़ा और डीपली समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग क्रिएटर्स हैं उनके लिए भी स्कोप है, बिकॉज 1000+ क्रिएटर्स के साथ अगर काम कर रहे हैं तो स्टार्टिंग क्रिएटर्स के लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस जगह पर ब्रांड कोलैबोरेशन के साथ काम करने की। आगे चलते हैं, अब बात कर लेते हैं टॉप मेथड्स क्या यूज़ होते हैं वर्ल्ड वाइड इवेल्युएट करने के लिए कि इन्फ्लुएंसर कैंपेन सक्सेसफुल था कि नहीं था। ये भी ग्लोबल सर्वे का ही डेटा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें वर्ल्ड वाइड व्यू, रीच और इम्प्रेशन कंट्रीब्यूट करते हैं इन्फ्लुएंसर कैंपेन को एक्चुअली चेक करने के लिए कि वेदर इस वाज इन्फ्लुएंशियल और नॉट। वहीं अगर हम लोग देखें जो एंगेजमेंट का रेट है वो 23.5% है, और कन्वर्जन का जो है वो 22.1% है। तो ज़्यादातर जो ब्रांड्स हैं वो सिर्फ आपकी रीच, इम्प्रेशन और व्यूज़ पे बात करते हैं। अब ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्रिएटर्स के लिए। अगर वो अपने व्यूज़, रीच और इम्प्रेशन बढ़ा लेते हैं तो उनके पास ज़्यादा ब्रांड कोलैबोरेशन आने के चांसेस हैं। और व्यूज़, रीच, इम्प्रेशन बढ़ाने के लिए आपको बस इतना करना है कि आपको डेली कंटेंट प्रोड्यूस करना है, यूनिक कंटेंट प्रोड्यूस करना है और अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस करना है। उसके बाद आपके व्यू, रीच और इम्प्रेशन एल्गोरिथम के थ्रू अपने आप बढ़ने लग जाएंगे, और उसके लिए सबसे अच्छा यूट्यूब का एल्गोरिथम है। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं प्राइमरी ऑब्स्टेकल क्या आते हैं वर्ल्ड वाइड मार्केट में जब हम लोग इन्फ्लुएंसर के साथ डील कर रहे होते हैं। तो ये भी ग्लोबल सर्वे का ही डेटा है, और यहाँ पर काफ़ी सारे रिस्पॉन्डेंट्स ने कहा है कि कीपिंग अप विद द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इज ए ट्रबल फॉर देम। उन्हें समझ नहीं आता है कि किस तरह से सोशल मीडिया चेंज होती जा रही है और वो उससे पेस कैसे बना सकते हैं। अब यहाँ पर भी क्रिएटर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है, क्योंकि क्रिएटर्स को ये एल्गोरिथम समझने पड़ते हैं कि सोशल मीडिया किस तरह से काम करने वाला है। उसके बाद ही उनके व्यूज़, रीच और इम्प्रेशन बढ़ते हैं और एंगेजमेंट बढ़ती है। तो क्रिएटर्स इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझते हैं, और इसकी वजह से अगर ये ऑब्स्टेकल वर्ल्ड वाइड लोगों को आ रहा है, फर्म्स को आ रहा है, तो क्रिएटर्स के लिए अपॉर्चुनिटी और ज़्यादा अच्छी होने वाली है इस मार्केट के अंदर। अब उसके बाद जो चीज़ आती है वो आती है कॉस्ट ऑफ वर्किंग विद इन्फ्लुएंसर्स, क्योंकि समझ नहीं आता है कौन से इन्फ्लुएंसर्स के कंटेंट पे ज़्यादा व्यूज़ आने वाले हैं और क्या कॉस्ट देनी चाहिए किसी भी इन्फ्लुएंसर को। क्योंकि अभी अगर आप देखो तो मार्केट में ऐसा भी होता है कि कुछ लोग एडवर्टाइज करके इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं, कुछ लोग अपने ही डेटा को फेक करके इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं, और कुछ लोग जेन्युइनली इन्फ्लुएंसर हैं। तो वो कॉस्ट समझना थोड़ा सा ट्रबल होता है, और वो जेन्युइनली रिस्पॉन्डेंट सच कह रहे हैं उनके लिए ये प्रॉब्लम है, और इसमें भी 26% रिस्पॉन्डेंट की ये बात ठीक से समझ आती है।
फिर क्रिएटिव स्ट्रेटेजी, ऑब्वियसली ये काम सोशल मीडिया टीम का होता है और वो बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है ही, बिकॉज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत तेजी से चेंज हो रहे हैं और ट्रेंड्स भी बहुत तेजी से चेंज हो रहे हैं। अगला है मेजरिंग आरओआई। आरओआई मेजर करना बहुत डिफिकल्ट है इन्फ्लुएंसर कैंपेन्स के लिए, क्योंकि वर्ल्ड वाइड तो व्यूज, रीच और इंप्रेशन से ही मेजर हो रही है। 50% से ज़्यादा हम लोगों ने देखा वहाँ से मेजर हुई है। अब ये डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि आप अगर कन्वर्जन से मेजर करोगे तो उसके लिए आपका प्रोडक्ट भी अच्छा होना चाहिए। अगर इन्फ्लुएंसर ने आपका प्रोडक्ट प्रमोट कर दिया और वो प्रोडक्ट अच्छा नहीं है तो कन्वर्जन वैसे भी नहीं आएगा, और अगर कन्वर्जन नहीं अच्छा आया और आप उस पर आरओआई मेजर कर रहे हो तो उसके बाद ये भी हो सकता है कि इन्फ्लुएंसर आपके साथ काम ना करना चाहे। तो बेसिकली इस मार्केट में इन्फ्लुएंसर का राज ज़्यादा है एज कम्पेयर टू जो लोग इन्फ्लुएंसर्स को यूज़ कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए। तो फ्यूचर बहुत अच्छा है इस मार्केट का। अगर आपको इन्फ्लुएंसर बनना है तो आप डेफिनेटली बन सकते हैं। आगे चल के हम लोग ये भी देखने वाले हैं इसी वीडियो के अंदर कि कितना कंपटीशन है इस मार्केट के अंदर। वो आपको और अच्छे से क्लियर कर देगा कि आपको इस मार्केट में घुसना चाहिए कि नहीं, क्योंकि अभी तक के स्टैटिस्टिक्स से तो लग रहा है ये मार्केट बहुत अच्छा है घुसने के लिए, बट उससे आपको ये भी क्लियर हो जाएगा वेदर यू कैन बी अ पार्ट ऑफ इट, हाउ स्टिफ कंपटीशन इट इज इन दिस मार्केट। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। आगे चलते हैं। अब अगली बात हो रही है टाइम की। जितना टाइम लगता है उसको मैनेज करना भी डिफिकल्ट है, बिकॉज मार्केटिंग टीम के पास भी एक प्रॉपर बजट और टाइमलाइन होती है जिसके अकॉर्डिंगली उनको अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना होता है, लॉन्च करना होता है। और इन्फ्लुएंसर से जब वो लोग मैनेज करने की बात करते हैं टाइम को, तो इन्फ्लुएंसर्स के पास डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं, तो इस वजह से ये एक ऑब्स्टेकल उन्होंने मेंशन किया है। इसके बाद जो नेक्स्ट रीजन है वो है फाइंडिंग द इन्फ्लुएंसर टू पार्टनर विद। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है और इसको 23% लोग ऑब्स्टेकल मानते हैं, क्योंकि इन्फ्लुएंसर डिफरेंट कैटेगरीज में डील करते हैं। कुछ इन्फ्लुएंसर की एक नीश होती है, जैसे कि ब्यूटी हो गया या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हो गया। वहीं कुछ इन्फ्लुएंसर की डिफरेंट नीश होती है, जैसे कि हमारा चैनल है एजुकेशन से रिलेटेड, हम लोग एजुकेटर हैं और उस पर कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं, और यूनिक कंटेंट इसीलिए हम लोग का होता है क्योंकि हम डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करते हैं और सोशल टॉपिक्स पे भी बात करते हैं। हम लोग कोडिंग की वीडियोस बनाते हैं, तो उस तरह का हम लोग का एक नीश है। अब कंपनीज के लिए ये प्रॉब्लम है कि उनको किस तरह की नीश के लिए जाना चाहिए और किस तरह का इन्फ्लुएंसर सूट करेगा, बिकॉज रीच, इंप्रेशन उनकी टारगेट ऑडियंस से मिलेगा या फिर किसी और नीश से मिलेगा, क्योंकि इन्फ्लुएंसर की नीश कोई और है, वो बहुत डिपेंड करता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ फिटनेस इंडस्ट्री की, तो वहाँ की नीश थोड़ी अलग होती है। वहाँ की जो ऑडियंस है वो इतनी ज़्यादा एजुकेशन से रिलेट नहीं करती है, तो वहाँ पर अगर आप लोग किसी फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स को कंपनीज जाके बात कर लें कि हमारा कॉस्मेटिक ब्रांड प्रमोट कर दो या फिर हमारे बुक्स का ब्रांड प्रमोट कर दो, वो थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। हम लोग की जो नीश है उसमें एजुकेटेड ऑडियंस ज़्यादा होती है। अगर हम यहाँ की बात करें तो हम यहाँ पर फिटनेस के प्रोडक्ट्स को नहीं प्रमोट कर सकते, हम लोग वेबसाइट्स को प्रमोट नहीं कर सकते, हम लोग उन चीज़ों को प्रमोट नहीं कर सकते जो एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि हम लोग का नीश थोड़ा अलग है और उसी को समझने के लिए मार्केटर्स को प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से इस ऑब्स्टेकल को रखा गया। उसके बाद आता है ब्रांड सेफ्टी। अगर आपने किसी ऐसे प्रमोटर को अपना प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए दे दिया जिसके ऊपर लोगों को ट्रस्ट नहीं है, तो हो सकता है आपके ब्रांड भी सेफ ना रहे। इसकी वजह से ये भी एक ऑब्स्टेकल है। ऑलराइट, तो इसका मतलब ये हुआ अगर आपको इन्फ्लुएंसर बनना है तो आपको ये सारे ऑब्स्टेकल को एड्रेस करना पड़ेगा, तभी आपको ब्रांड कोलैबोरेशन मिलने में ज़्यादा आसान होगा। क्योंकि अगर आप ये सब एड्रेस करोगे तो ब्रांड्स की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी आप तक पहुंचने की, और वो सबसे अच्छी बात है, आपके लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है पैसे कमाने की इस नीश में आगे प्रोग्रेस करने की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं मोस्ट पॉपुलर इन्फ्लुएंसर कैटेगरीज कौन सी है, वो भी इंडिया के अंदर जून 2024 की। तो सबसे ज़्यादा तो है कॉमेडी का, यहाँ पर 58% है। सो जनरली लोग प्रेफर करते हैं कॉमेडी वीडियोस देखने के लिए, और यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंसर है। तो जनरली जो शॉर्ट्स हम देखते हैं वो कॉमेडी से रिलेट होता है, आपको 20 सेकंड के अंदर हंसा देते हैं, और वही इन्फ्लुएंसर सबसे ज़्यादा मार्केट के अंदर हैं और वही पॉपुलर कंटेंट भी है अभी तक के ट्रेंड में। उसके बाद फिल्म एंड टीवी का, जो कि हम लोग शॉर्ट्स देखते हैं उसमें कुछ फिल्म यूज़ कर लेते हैं, कोई क्लिप यूज़ कर लिया जाता है, वो भी एक कंटेंट पॉपुलर कैटेगरी का है जो कि 49% है। बिजनेस एंड इकोनॉमी, जैसा कि हम लोग का चैनल है, वो 47% पे थर्ड पे लीड कर रहा है। और उसके बाद अगर आप देखो तो फिर हेल्थ है, म्यूज़िक है, फूड है, साइंस से रिलेटेड चीज़ें, कार्स एंड व्हीकल भी 41% पे आ गया है। इनफैक्ट एनिमल एंड नेचर भी देखो तो 39% पे। अब सबसे ज़्यादा अनपॉपुलर इन्फ्लुएंसर कैटेगरी कौन सी है, तो वो है आपका ट्रू क्राइम एंड लॉ। सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंसर है कॉमेडी में, और उसके बाद सबसे कम इन्फ्लुएंसर है ट्रू क्राइम और लॉ के अंदर। तो अगर आपको इन्फ्लुएंसर बनना है तो ये एक कैटेगरी है
जो ज़्यादा पॉपुलर नहीं है एज ऑफ जून 2024, बट मोस्ट प्रोबेबली ये पॉपुलर होगी क्योंकि इसमें इन्फ्लुएंसर सबसे कम है। तो अगर आप लॉ से रिलेटेड बात कर सकते हो, जो ट्रू क्राइम्स हैं उनसे रिलेटेड बातें कर सकते हो, तो ऑब्वियसली आप एक अच्छे इन्फ्लुएंसर बन सकते हो इस कैटेगरी के अंदर, क्योंकि यहाँ पर सबसे कम इन्फ्लुएंसर है एज ऑफ नाउ। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं टॉप कंटेंट प्रोड्यूस्ड बाय इन्फ्लुएंसर्स इन इंडिया। तो जनरली शॉर्ट फॉर्म कंटेंट जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस करे इन्फ्लुएंसर 92% के अराउंड, जबकि लॉन्ग फॉर्म वीडियोस की अगर हम लोग बात करें तो वो सिर्फ 37% है। क्रॉस जहाँ पर इमेजेस शेयर होती हैं उनमें भी 50% अबव आ रहा है। तो जनरली कंटेंट जो प्रोड्यूस करना प्रेफर करते हैं लोग, वो या तो शॉर्ट फॉर्म में या फिर क्रॉजल इमेजेस, स्टैटिक इमेजेस में, लॉन्ग फॉर्म वीडियोस में कम कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं इन्फ्लुएंसर। अब ये जो डेटा है इसको भी इन्फ्लुएंसर ने स्टडी किया है 2023 में। शॉर्ट फॉर्म में जो कंटेंट है उसको बनाना ईजी होता है, उसके लिए आपको ज़्यादा नॉलेज भी देने की ज़रूरत नहीं, और वो जल्दी एडिट भी हो जाता है। जबकि लॉन्ग फॉर्म वीडियोस में आपको बहुत लंबा कंटेंट प्रोड्यूस करना पड़ता है, अच्छे से नॉलेज देनी पड़ती है, सब कुछ समझाना पड़ता है ताकि ऑडियंस को सब कुछ समझ आए, वो इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें और उनकी चॉइसेस अच्छी रहे। पर अभी जो मार्केट का ट्रेंड चल रहा है वो शॉर्ट फॉर्म का ही चल रहा है, और वो एक ज़्यादा अच्छा ट्रेंड नहीं है, बिकॉज शॉर्ट फॉर्म कंटेंट से हम लोग का कंसंट्रेशन लेवल भी इन्फ्लुएंस होता है और बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें होती हैं एज़ कम्पेयर टू लॉन्ग फॉर्म कंटेंट से, जिसमें कि हम लोग ज़्यादा अच्छे से समझा पाते हैं, नॉलेज दे पाते हैं। बट यही मार्केट का ट्रेंड है। तो अगर आपको इन्फ्लुएंसर बनना है तो ऑब्वियसली शॉर्ट फॉर्म कंटेंट और क्रॉजल इमेजेस, स्टैटिक इमेजेस ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू लॉन्ग फॉर्म वीडियोज़। ऑल्दो अगर आपको एक बेटर इन्फ्लुएंसर बनना है और ज़्यादा अच्छे से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना है अपना, और एक अच्छे लेवल की ऑडियंस को ड्रॉ करना है, तो लॉन्ग फॉर्म वीडियो ज़्यादा अच्छी है। हाईवर डेटा सजेस्ट कर रहा है वो यही कि अभी का ट्रेंड शॉर्ट फॉर्म में ही है। आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं कैटेगरी ऑफ परचेज प्रोडक्ट प्रमोटेड बाय इन्फ्लुएंसर इन इंडिया। तो ये जो डेटा है ये रैकुटेन इनसाइट्स सर्विस से लिया गया है और मई 2023 में लिया था। इसमें जो है क्लोथिंग वो 64% है, और उसके बाद आता है कॉस्मेटिक, शूज एंड बैग्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, बुक्स आ जाती है, सप्लीमेंट, फिटनेस। तो सबसे कम जो है वो है पेट प्रोडक्ट्स का, और सबसे ज़्यादा क्लोथिंग का है, और फिर कॉस्मेटिक्स भी बहुत इन्फ्लुएंसिंग है, ये भी एक फैशन में ही आ गया, शूज़ एंड बैग। फिर उसके बाद कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, वो कि गैजेट वगैरह बता देते हैं, जो अनबॉक्सिंग के वीडियोस हम लोग देख लेते हैं उससे इन्फ्लुएंस होने वाले वो। तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनको परचेज़ किया गया है इन्फ्लुएंसर्स ने जब इनका एंडोर्समेंट किया। अब इसमें सबसे स्ट्रेंज बात है कि यहाँ पर कोई भी प्रोडक्टिविटी रिलेटेड कोर्सेज़ के बारे में डेटा नहीं है, कोई भी अच्छी चीज़ों के बारे में डेटा नहीं है जो कि एजुकेशन से रिलेटेड हो, जैसे कि यूडेमी के कोर्सेज़ हुए या फिर कोर्सेरा के कोर्सेज़, एडेक्स के कोर्सेज़, वो ज़्यादा परचेज़ नहीं हो रहे हैं इन्फ्लुएंसर्स के कहने पे, बट ये चीज़ें परचेज़ हो रही है इन्फ्लुएंसर्स के कहने पे। इनफैक्ट न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट परचेज़ हो रहे हैं इन्फ्लुएंसर्स के कहने पे, दैट्स वाई मार्केट में इतने प्रोटीन आ गए। अब इसको भी हम सैड कह सकते हैं, क्योंकि जो प्रोडक्टिविटी रिलेटेड कोर्सेज होते हैं या फिर जो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोस इन्फ्लुएंसर्स बनाते हैं, बताया जाता है कि आप इस इन्वेस्टमेंट ऐप के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, या फिर फाइनेंशियल प्लानिंग के जो वीडियोस बनाए जाते हैं उसमें इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंसर मार्जिन नहीं है, मतलब कि उसके कंटेंट क्रिएटर्स जो बना रहे हैं उसमें इतना मार्जिन नहीं है एज़ कम्पेयर टू ये प्रोडक्ट्स को एंडोर्समेंट करने में। तो मॉडल तो बहुत सिंपल सा है कि शॉर्ट फॉर्म वीडियो कंटेंट बनाओ, जो कि आजकल ट्रेंडिंग में 92% तक, और उसके बाद आप ये इस तरह के प्रोडक्ट्स को एंडोर्समेंट कर दो, क्लोथिंग, कॉस्मेटिक्स। हाउएवर ये सिर्फ पैसा कमाने का तरीका है, आप एक अच्छे इन्फ्लुएंसर कभी नहीं बनोगे अगर आप ये चीज़ें कर रहे हो, क्योंकि बेसिकली ये अभी मार्केट ट्रेंडिंग में इसलिए चल रहा है। बट फ्यूचर में अगर आपको एक अच्छा इन्फ्लुएंसर बनना है तो ऑब्वियसली आपको अच्छी चीज़ें ज़्यादा बतानी पड़ेगी एज़ कम्पेयर टू ये शॉर्ट फॉर्म तरीके का कंटेंट बनाकर क्लोथिंग और कॉस्मेटिक, जो कि ऑडियंस ज़्यादा खरीदे, उसको एंडोर्स करके पैसे कमाने से। एनीवे, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं टॉप इन्फ्लुएंसर्स की इंडिया में एज ऑफ मार्च 2023। तो अगर हम लोग देखें टॉप इन्फ्लुएंसर में जहाँ पर एंगेजमेंट सबसे ज़्यादा है वो है श्रेया लेंका, उसके बाद मीनाक्षी दिलीप आ जाती है, फिर कार्तिक वाधवा, जुनेज और आस्तुति अनंत। अब यहाँ पर हम लोग अगर देखें 40% से ज़्यादा एंगेजमेंट है इन 3 इन्फ्लुएंसर्स की, और उसके बाद बाकी के 2 आती है। अब इनको देखने के बाद ये भी कह सकते हैं कि जो नीश है वो है ब्यूटी की, पर्सनल केयर की और फैशन की, क्योंकि इन इन्फ्लुएंसर की यही कैटेगरी है और ये लीडिंग कैटेगरी है
एंगेजमेंट रेट के अकॉर्डिंगली, मतलब कि ये इन्फ्लुएंसर जो प्रोडक्ट को एंडोर्स कर देते हैं या फिर प्रमोट करते हैं उस पर सबसे ज़्यादा एंगेजमेंट आता है, और जनरली ये ब्यूटी, पर्सनल केयर और फैशन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं काउंट ऑफ इन्फ्लुएंसर ऑन इंस्टाग्राम अक्रॉस इंडिया। तो 5 to 10,000 की जो इन्फ्लुएंसर हैं उनको हम लोग नैनो इन्फ्लुएंसर बोलते हैं, और इनका काउंट 22 के अराउंड है, 22,000 के अराउंड बेसिकली। उसके बाद आ जाते हैं हमारे मिड टायर इन्फ्लुएंसर्स जो 50,000 के अराउंड है, और फिर माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स आ जाते हैं। तो फर्स्ट हाफ ऑफ 2023 तक का ये डेटा है जिसमें कि हम लोग कह सकते हैं मेजॉरिटी ऑफ इन्फ्लुएंसर जो फेल करते हैं वो हमारे मिड टायर इन्फ्लुएंसर्स में फेल करते हैं, और ये नंबर आगे चल के बढ़ने ही वाला है क्योंकि नैनो इन्फ्लुएंसर के जब फॉलोअर्स बढ़ेंगे तो वो ऑब्वियसली मिड टायर में जाएंगे, बट मिड टायर से ये जो नंबर यहाँ पर इंक्रीज आएगा ये कम ही आएगा। और हम लोग अगर यहाँ देखें तो यहाँ पे 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं, जहाँ पर सबसे कम अकाउंट है इंस्टाग्राम पे 1 मिलियन फॉलोअर्स के। तो बेसिकली अगर आप इन्फ्लुएंसर बनते तो आपके लिए अच्छा स्कोप है, क्योंकि अगर आप 5,000 से 10,000 भी लोगों को ले आते हो तो यहाँ पर आप नैनो इन्फ्लुएंसर की कैटेगरी में आ जाओगे, और यहाँ पे आप ऑब्वियसली किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट करके पैसे कमा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा हम लोग देख रहे हैं कि इन्फ्लुएंसर हैं इस लेवल पे, तो ऑब्वियसली यहाँ पे पैसे भी कम मिलेंगे, कंपटीशन ज़्यादा होगा, बट यहाँ पर आना भी इजी है एज़ कम्पेयर टू यहाँ पर कहीं आने से। तो अभी तक मार्केट का सिनेरियो ये है। आगे देखते हैं। अब हम लोग बात करते हैं पिछले ग्राफ से रिलेट करके इस ग्राफ के बारे में। तो 5 to 10,000 वाले फॉलोअर्स मैंने बताया नैनो है, फिर मिड टायर होते हैं, तो यहाँ पर एंगेजमेंट सबसे ज़्यादा होता है, और उसके बाद मिड टायर। तो बेसिकली हम लोग जो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट देखते हैं और जहाँ पर फॉलोअर्स कम है वहाँ पर ज़्यादा एंगेजमेंट रहती है एज़ कम्पेयर टू अगर मैं किसी सेलिब्रिटी के अकाउंट में चले जाऊँ जहाँ पे कमेंट लिखने के, या फिर मेगा इन्फ्लुएंसर्स के अकाउंट में चेक करूँ तो वहाँ पर एंगेजमेंट कम होगी एज़ कम्पेयर टू नैनो और मिड टायर इन्फ्लुएंसर। तो मैंने बताया नैनो और मिड टायर में घुसना भी ईजी है आपके लिए, और यहाँ पर ऑब्वियसली ज़्यादा एंगेजमेंट है, और हम लोगों ने देखा एंगेजमेंट को जज करने का, कन्वर्जेंस इन्फ्लुएंसर कैंपेन को जज करने का, मेजर करने का एक तरीका है योर एंगेजमेंट और योर इम्प्रेशन एंड योर रीच। तो अगर आप नैनो और मिड टायर इन्फ्लुएंसर्स के लेवल पे इंस्टाग्राम पे पहुंच जाते हैं तो ऑब्वियसली आपको चांसेस हैं कि आपको कोलैबोरेशन मिल सकता है इस डेटा के अकॉर्डिंग। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है एक जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर ऑडियंसेस। तो इंस्टाग्राम की जो भी ऑडियंस है उनका सबसे ज़्यादा टारगेट होना चाहिए मेंस को इन्फ्लुएंस करने का, क्योंकि अगर हम देखें 2023 में इंडिया में तो 30% फीमेल की ऑडियंस है और 68% तक मेल्स की ऑडियंस है, मतलब कि मेल प्रमोटेड कंटेंट ज़्यादा है इंस्टाग्राम पे। अब बात करते हैं एज डिस्ट्रीब्यूशन का इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स का। तो अगर हम देखें यहाँ पर सबसे ज़्यादा 26 to 30 ईयर्स में है, और उसके बाद 19 to 25 में है। तो हम लोग कह सकते हैं कि मिलेनियल्स और जेंजी ही हैं जो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर की। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं टॉप प्रोडक्ट कैटेगरीज अमंग इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स। तो कब से ज़्यादा पोस्ट काउंट इन्फ्लुएंसर किस प्रोडक्ट के लिए करते हैं। तो जैसा हमने पहले भी देखा फैशन एंड एसेसरीज, जहाँ पे हम लोग क्लोथिंग की बात कर रहे थे, यहाँ पर सबसे ज़्यादा पोस्ट होती है, अप्रॉक्सीमेटली 2 मिलियन के अराउंड यहाँ पे पोस्ट हो रखी है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें लाइफस्टाइल, तो ऑब्वियसली लाइफस्टाइल में भी ज़्यादा पोस्ट होती है, लोग बताते हैं किस तरह से जीना चाहिए, कोच इन्फ्लुएंसर्स बहुत हैं मार्केट में। फिर उसके बाद ब्यूटी के लिए रिलेटेड भी काफ़ी प्रोडक्ट कैटेगरी है जिसके लिए पोस्ट करते हैं इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर। फिर फूड एंड बेवरेजेस। अब मज़े की बात ये यहाँ पर भी कहीं पे आपको एजुकेशन से रिलेटेड कुछ नहीं मिलने वाला है। तो क्या चल रहा है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में आई डोंट नो, बट जनरली मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता कि शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में इतना एजुकेशन से रिलेटेड कुछ आएगा। एनीवे, सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रैवल, जो ट्रैवल इन्फ्लुएंसर है यहाँ पर अभी भी बहुत स्कोप है। ये एक प्रोडक्ट कैटेगरी में टॉप पर नहीं आ रहा है, और इसका मतलब ये है कि ट्रैवल से रिलेटेड लोग कंटेंट कम बना रहे हैं। तो आप फिर भी यहाँ पर ट्रैवल में जा सकते हो, एंटरटेनमेंट में भी जा सकते हो, स्पोर्ट्स में भी कंटेंट कम है। तो ये जो कैटेगरीज हैं यहाँ पर फिर भी ज़्यादा स्कोप है एज़ कम्पेयर टू
फैशन से रिलेटेड जाना या लाइफस्टाइल में जाना या ब्यूटी में जाना, ऑब्वियसली वो थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल है। पेरेंटिंग भी मैं देख रहा हूँ काफ़ी अच्छा चल रहा है यहाँ पे, जो कि एक अलग तरह का प्रोडक्ट कैटेगरी है और उसमें भी लोग काम कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं फेसबुक इन्फ्लुएंसर्स की। तो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स को हमने कवर कर लिया, अब हम लोग बात करते हैं फेसबुक की। तो फेसबुक पे अगर हम लोग देखें 1 मिलियन में फॉलोअर्स के बाद यहाँ पर सिर्फ 2.22 है, जो कि इंस्टाग्राम में काफ़ी ज़्यादा नंबर था। और अगर हम लोग बात करें 10 to 5,000 फॉलोअर्स वाले अकाउंट, ये भी यहाँ पर कम है एज़ कम्पेयर टू जो इंस्टाग्राम में थे। तो हम लोग कह सकते हैं फेसबुक इज़ लीस्ट पॉपुलेटेड इन्फ्लुएंसर्स प्लेटफॉर्म एज़ कम्पेयर टू इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब, क्योंकि यूट्यूब पे भी इससे ज़्यादा ही इन्फ्लुएंसर्स हैं और उसका डेटा भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एंगेजमेंट रेट क्या है फेसबुक के इन्फ्लुएंसर्स का। तो वैसे तो फेसबुक एमर्ज किया लीस्ट इफेक्टिव प्लेटफॉर्म फॉर इन्फ्लुएंसर इन इंडिया कंपेयर टू इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब, बट फिर भी अगर हम लोग इसका एंगेजमेंट देखें तो 10 to 50,000 में ये काफ़ी लो है, 1.29% ही एंगेजमेंट है और ये हाईएस्ट एंगेजमेंट रेट है। अगर आपके फेसबुक पेज पर 10 to 50,000 फॉलोअर्स है तो हम लोग कह सकते हैं कि आप एक इन्फ्लुएंसर है और आपका एंगेजमेंट अच्छा है। मोर देन 1 मिलियन में तो आपका एंगेजमेंट इतना कम है कि कुछ की हद ही नहीं। तो अगर आप फेसबुक पे इन्फ्लुएंसर बनने का सोच रहे हो तो इतना ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ पे कोलैबोरेशन भी इतने ज़्यादा नहीं आने का स्कोप है, क्योंकि यहाँ पे एक तो एंगेजमेंट रेट लो है और एंगेजमेंट रेट कम होने से इफेक्टिवनेस कम हो जाती है कैंपेन की। इस वजह से फेसबुक में इन्फ्लुएंसर बनने का इतना स्कोप तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब फेसबुक के इन्फ्लुएंसर का एज ब्रेकडाउन करते हैं। तो बेसिकली 26 to 32 यहाँ पर भी दिख रहा है, जो कि हमें इंस्टाग्राम पे भी दिखा था। तो मिलेनियल्स मेड अप मेजॉरिटी ऑफ फेसबुक इन्फ्लुएंसर बेस अक्रॉस इंडिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि मिलेनियल्स ही मेजॉरिटी ऑफ फेसबुक इन्फ्लुएंसर्स है और वहाँ पर भी इंस्टाग्राम पे मिलेनियल्स और जेनजी ही मेन इन्फ्लुएंसर ऑडियंस में भी थे। इसका मतलब ये होता है कि मिलेनियल्स ही फेसबुक पे मेजॉरिटी ऑफ इन्फ्लुएंसर है और वहाँ पे इंस्टाग्राम पे भी यही सिमिलर सिनेरियो चल रहा है, बट वहाँ पर जेनजी भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और यहाँ पर भी जेनजी कंट्रीब्यूट करें, बट यहाँ पर कंट्रीब्यूशन लो है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप फेसबुक पे इन्फ्लुएंसर बनने वाले हो तो ऑब्वियसली आप मिलेनियल्स कैटेगरी के इन्फ्लुएंसर बनोगे यहाँ, इसी वजह से वहाँ पर एंगेजमेंट भी थोड़ा सा कम है। अब लीडिंग ब्यूटी इन्फ्लुएंसर्स की बात करूँ अगर फेसबुक के ऊपर, तो वो है प्राची मुलिंकर नायक और उसके बाद है खुशियागी राम्या। वो इन्फ्लुएंसर्स को आप चेक कर सकते हैं, वो लोग फेसबुक पे ब्यूटी प्रोडक्ट्स को प्रमोट भी करते हैं और ब्यूटी प्रोडक्ट्स से रिलेटेड उनके वीडियोस भी है। बट आई कैन स्टिल से फेसबुक पे इन्फ्लुएंसर बनने का इतना ज़्यादा स्कोप नहीं मिलने वाला है एज़ कम्पेयर टू इंस्टाग्राम। आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे एंगेजमेंट रेट के ऊपर, और वो भी यूट्यूब से रिलेटेड, जो कि मेरा इंटरेस्ट एरिया भी है। तो अगर हम लोग बात करें 5 to 10,000 फॉलोअर्स में, तो यहाँ पर एंगेजमेंट कम रहता है और उसके बाद 10 to 50,000 फॉलोअर्स पे एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो यूट्यूब पे हम लोग कह सकते हैं जैसे जैसे फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं एंगेजमेंट भी बढ़ रहा है, जो कि इंस्टाग्राम पे नहीं था। इनफैक्ट यहाँ पर तो 180% के अराउंड में हो गया है। तो अगर यूट्यूब पे आपके 1 मिलियन फॉलोअर तो लोग आपसे ज़्यादा बात करेंगे, ज़्यादा कमेंट्स आएंगे, ज़्यादा एंगेजमेंट होगा। मतलब कि यूट्यूब पे अगर आपके फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे हैं तो आपका एंगेजमेंट बढ़ता भी जाएगा। अब ये चीज़ हम लोगों ने भी नोटिस की है, क्योंकि हम लोग के जो फॉलोअर्स हैं वो पिछले कुछ 3-4 महीने में काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं और उसकी वजह से हम लोग की वीडियोस पर ऑब्वियसली एंगेजमेंट बढ़ा है। अब इस वीडियो पर भी थोड़ा एंगेजमेंट दिखाओ, अच्छा लगेगा। हम लोग भी देखना चाहते हैं और फॉलोअर्स बढ़ेंगे तो क्या क्या होता है आगे। बट जोक्स अपार्ट, ये एक बहुत अच्छा न्यूज़ है फॉर ऑल द पीपल हु आर वर्किंग टुवर्ड्स यूट्यूब, दैट if they are actually getting more followers, they will be going to get more engagement as compared to what was happening in the other platforms where people are actually getting more followers but less engagement, which means YouTube is really credit worthy platform to work on. Anyways, let's move a little further. Now let's talk about the age distribution of YouTube influencer audiences. तो obviously YouTube पे यहाँ पर millennials again रूल कर रहे हैं एज कम्पेयर टू जेनजी, एंड ऑफ कोर्स जेनजी इज स्टिल फॉलोइंग अप वेरी वेल है। तो ब्यूटी इन्फ्लुएंसर हैव द हाईएस्ट एंगेजमेंट रेट्स ऑन यूट्यूब, स्पेशली आई कैन से सुष्मिता एंड साइना सेक्री, दे हैव ए हाईएस्ट एंगेजमेंट हियर। बट स्टिल द थिंग इज यूट्यूब पर यू स्टिल गेट मोर एंगेजमेंट
irrespective of the niche you are working on. And the best part is millennials are actually the majority of influencer on YouTube. अब ये बेस्ट पार्ट इसलिए है बिकॉज मिलेनियल्स आर द पार्ट ऑफ द जॉब मार्केट, दे अंडरस्टैंड द थिंग्स बेटर एज कम्पेयर टू अदर इन्फ्लुएंसर्स, एंड इन एडिशन टू इट यूट्यूब पे आप लॉन्ग फॉर्म कंटेंट बना सकते हो। तो मिलेनियल्स के साथ बहुत स्कोप रहता है अपनी नॉलेज को शेयर करने का यूट्यूब के ऊपर एज कम्पेयर टू अदर प्लेटफॉर्म्स। यूट्यूब पे ऑल दो शॉर्ट्स भी बनते हैं बट स्टिल मिलेनियल्स के पास ज़्यादा स्कोप रहता है लॉन्ग फॉर्म वीडियोस बनाने का एज कम्पेयर टू अदर प्लेटफॉर्म्स, एंड देन दे कैन शेयर देयर एक्सपीरियंसेस, help the society in terms of growth, help other people in terms of growth, and can actually share their knowledge, जो कि हम लोग इस वीडियो में भी कर रहे हैं। Let's proceed a little further and see what is next. अब बात करते हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के ओपिनियन की ऑन यूट्यूब शॉर्ट्स। तो हम लोग अगर देखें 50% से ज़्यादा लोग कहते हैं शॉर्ट इज़ ए गुड वे टू टारगेट योर यूट्यूब ऑडियंस, बिकॉज आज की डेट में लोग शॉर्ट्स ही पसंद करते हैं। तो अगर आप शॉर्ट्स बनाते हो यूट्यूब के ऊपर देन इट्स ईजियर टू गेट योर टारगेट ऑडियंस एड्रेस, बिकॉज शॉर्ट्स जल्दी वायरल होते हैं, लोगों तक जल्दी पहुंचते हैं, और अगर लोगों को आपके शॉर्ट्स पसंद आए तो वो ऑब्वियसली आपका लॉन्ग फॉर्म कंटेंट भी देखते हैं, और यूट्यूब पे जो ऑडियंस बिल्ड होती है वो ज़्यादा ट्रस्टवर्दी रहती है एज़ कम्पेयर टू द ऑडियंस यू बिल्ड ऑन इंस्टाग्राम या फिर अदर ऐप्स में। अब इसके साथ ही ये भी एक बहुत अलग बात है कि 35% क्रिएटर्स का कहना है कि दे प्रेफर रील ओवर शॉर्ट्स। अब रील को प्रेफर करने का रीज़न ये है कि रील्स बहुत फास्ट होते हैं, वहाँ पर जेनजी जनरेशन भी है, इंस्टाग्राम पे 2 बिलियन से ज़्यादा एक्टिव फॉलोअर्स हैं। तो ऑफकोर्स जो क्रिएटर्स हैं वो रील्स को प्रेफर करेंगे क्योंकि उनको एक ईजी वे थ्रू मिल जाता है अपनी ऑडियंस को टारगेट करने का, अपने फॉलोअर्स को बढ़ाने का। और ये जो डेटा ये भी influencer.com की सर्वे में ही आया है। आगे प्रोसीड करते हैं। अब आ जाते हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे, क्या रिजल्ट रहा जब थ्रेड्स के बारे में बात की गई। तो ये भी इन्फ्लुएंसर की स्टडी से ही आया ऑफ कोर्स, और इन्फ्लुएंसर ने जब पूछा तो 50% से ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स का कहना था कि उन्होंने थ्रेड्स को डाउनलोड किया सिर्फ उसका प्लेटफॉर्म चेक करने के लिए, और 25% आई कैन से फेयर शेयर है ये जिन्होंने कहा कि दे प्रेफर थ्रेड ओवर एक्स, और 23% का कहना है कि उनको थ्रेड बिल्कुल पसंद नहीं आया, दे डिड नॉट शो एनी एफिनिटी फॉर द न्यू माइक्रो ब्लॉगिंग साइट, दे जस्ट थिंक दैट एक्स वॉज मस्ट बेटर, दैट इज प्रायर ट्यूटर। बट इंटरेस्टिंग थिंग इज कि 50% से ज़्यादा लोग बोल रहे हैं कि थ्रेड उन्होंने देखा, प्लेटफॉर्म देखा, इतना कुछ मज़ा नहीं आया, बट ऑल दो हाइप बहुत अच्छा था। तो उसका मतलब ये होता है कि थ्रेड्स पे इन्फ्लुएंसर स्टिल कम जाने वाले हैं। आपके पास अच्छा स्कोप है, आप थ्रेड ज्वाइन कर सकते हो अगर आप स्टार्ट करने वाले हो, और उसके बाद वहाँ पर अपना कंटेंट प्रोड्यूस कर सकते हो, प्रमोट कर सकते हो। ऑल्दो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो मैंने भी थ्रेड डाउनलोड किया था, अभी तक मैंने भी थ्रेड नहीं शुरू किया है। एक तो टाइम का प्रॉब्लम रहता है ऑब्वियसली जॉब के साथ, और दूसरा मुझे लगा नहीं कि उसके लिए मैं अभी कंटेंट बनाने में इंटरेस्टेड हूँ। आई रियली प्रेफर लॉन्ग फॉर्म टाइप ऑफ कंटेंट विच इज़ मोर इंफॉर्मेशनल, मोर ऑथेंटिक एंड एक्चुअली हेल्पिंग माई ऑडियंस। सो इस वजह से एनीवे लेट्स प्रोसीड अ लिटिल फर्दर। अब बात कर लेते हैं टॉप ब्रांड्स फॉर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इन इंडिया। तो यहाँ पर 920 से ज़्यादा स्पॉन्सर्ड पोस्ट रहे हैं इंस्टाग्राम क्रिएटर्स के, और उसके बाद शुगर कॉस्मेटिक। शुगर कॉस्मेटिक वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कॉस्मेटिक ब्रांड है इंडिया का। ये जो डेटा है ये affable.ai से लिया है। और उसके बाद आते हैं आपके मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स और डॉट एंड की स्किन केयर, फिर अमेजन फैशन इंडिया। अगर हम लोग बात करें जो 5 लीडिंग ब्रांड्स हैं उसमें से 3 ब्रांड्स की, तो मेजर 3 ब्रांड्स क्लोथिंग में और कॉस्मेटिक कंपनीज में ही डील करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में सबसे ज़्यादा कंटेंट को एंडोर्स किया जाता है वो कॉस्मेटिक से रिलेटेड होता है और क्लोथिंग से रिलेटेड होता है। तो किस टाइप की चीज़ें कम खरीदनी चाहिए कंज्यूमर्स को, किस टाइप की चीज़ों से ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, वो ऑब्वियसली आई हैव स्पिल्ड द बीन्स। लेट्स मूव अ लिटिल फर्दर। अब बात करते हैं लीडिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स क्या हैं। सबसे ज़्यादा तो ऑब्वियसली इंस्टाग्राम है लीडिंग में, 47.2% रिस्पॉन्डेंट्स का कहना है।
कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंसर पार्टनरशिप्स होती हैं और यहीं पर सबसे ज़्यादा कंटेंट प्रोड्यूस होता है. इनफैक्ट इफ आई टेल यू अबाउट माई पर्सनल एक्सपीरियंस, आई वॉज working as a growth hacker in one firm and we were also using Instagram for actually getting more leads, and we used to work with different influencers over there. उसके बाद next is YouTube. This is the second most popular platform in terms of getting the leads and collaboration from the brands. तो अगर आप इन्फ्लुएंसर हैं तो आपको ऑब्वियसली इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे बात करनी चाहिए. लिंक्डइन भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है और अराउंड 11% रिस्पॉन्डेंट का कहना ये भी है कि ये भी एक अच्छा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ पर इन्फ्लुएंसर पार्टनरशिप चलती है. फिर उसके बाद फेसबुक है और ट्विटर है. तो अगर मैं बात करूँ आपके टारगेट के लिए तो आपको इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे और लिंक्डइन पे कंटेंट प्रोड्यूस करना चाहिए टू बिकम एन इन्फ्लुएंसर इन द अपकमिंग फ्यूचर. लेट्स प्रोसीड अ लिटिल फर्दर एंड सी व्हाट इज द नेक्स्ट. तो हम लोगों ने ऑलरेडी बात करी थी कि ब्रांड्स को क्या प्रॉब्लम होती है इन्फ्लुएंसर्स के साथ काम करने में. अब हम लोग बात करते हैं कि इन्फ्लुएंसर्स को क्या प्रॉब्लम होती है ब्रांड्स के साथ काम करने में. तो 57% के अराउंड इन्फ्लुएंसर्स का कहना है कि बजट डज नॉट अलाइन विद द डिलीवरेबल्स. तो ब्रांड्स उनसे जो कोलैबोरेशन के लिए कहते हैं और जो काम देते हैं उससे उनका बजट मैच नहीं करता है. ये ऑब्वियसली बहुत कॉमन रीज़न है. इन्फ्लुएंसर हमेशा यही बोलेंगे बिकॉज दे हैव वर्कड अ लॉट फॉर दिस. अब ये बात बिल्कुल सच है और मैं इससे एग्री करता हूँ क्योंकि हम लोग एक वीडियो जब भी बनाते हैं, कोई भी बड़ा वीडियो, हम लोगों को उसको बनाने में कम से कम 3 घंटे लग जाते हैं, 2 घंटे लग जाते हैं. उसके बाद उसकी एडिटिंग, इट यूजुअली टेक अराउंड 5 आवर्स, 6 आवर्स, समटाइम्स 7-8 आवर्स, और उसको देखने में सिर्फ 30 मिनट्स लगते हैं. एंड इनफैक्ट लोग उसको पूरा देखें ना देखें, उसकी स्पीड को तेज करके देखें, वो भी डिपेंड करता है. तो द थिंग इज वी एक्सपेक्ट मोर, वी स्टिल थिंक कि हमें कम मिला है एज कम्पेयर टू दैट. और यहीं पर ये बात हो रही है, इन्फ्लुएंसर्स भी ये कहते हैं कि बजट अलाइन नहीं करता है जब भी प्रमोशन के लिए इनके पास ब्रांड आता है. नेक्स्ट बात करते हैं, ब्रांड्स आर टू फोकस्ड एंड शॉर्ट टाइम गोल्स. सो बेसिकली जब इन्फ्लुएंसर किसी भी ब्रांड के साथ काम करते हैं वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ब्रांड उनके साथ लॉन्ग टर्म रुके, वो एक बार नहीं उसके ऊपर बार बार वीडियो बनाए. बट ब्रांड्स को चाहिए कि ऑब्वियसली अगर उन्होंने एक बार इन्फ्लुएंसर को हायर किया और उससे कैंपेन कराया है तो उसका रिटर्न आए और वो जल्दी आए. दे डोंट वांट टू स्टिक टू एन इन्फ्लुएंसर फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम. वैसे ही हमने देखा स्टार्टअप्स 1000+ इन्फ्लुएंसर्स के साथ काम करती है और जो दूसरी कंपनीज हैं, कुछ कंपनीज 0 to 10 इन्फ्लुएंसर्स के साथ भी काम करती है. उसका रीज़न यही है कि ब्रांड्स को बहुत जल्दी अपने रिजल्ट चाहिए होते हैं एज कम्पेयर टू व्हाट इन्फ्लुएंसर एक्चुअली थिंक्स. और इसमें भी 50% से ज़्यादा रिस्पॉन्डेंट ने ये बात कही है. टाइट डिलीवरी टाइम ऑब्वियसली होता ही हमेशा. आप किसी भी ब्रांड के साथ काम करो, आपको जल्दी कंटेंट प्रोड्यूस करना पड़ेगा, उसको जल्दी एडिट करना पड़ेगा और उसको जल्दी ही दिखाना पड़ेगा ऑडियंस को, बिकॉज ब्रांड्स के पास भी लिमिटेड डेडलाइन होती है, उनके भी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन होते हैं, डेट्स होती हैं. तो ऑब्वियसली ये भी एक प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम भी मेजॉरिटी ऑफ इन्फ्लुएंसर फेस करते हैं. आगे बढ़ते, आगे देखते हैं. अब हम बात करते हैं उन इंडिविजुअल्स की जो एटलीस्ट वन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को फॉलो करते हैं. तो ये जो देता है ये आया है रैकुटेन इनसाइट से और इसमें अगर हम लोग देखें 67% ऐसी ऑडियंस है जो एक इन्फ्लुएंसर को या उससे ज़्यादा इन्फ्लुएंसर को फॉलो करती है. इसका मतलब 67% ऑडियंस ऐसी है जो इन्फ्लुएंसर्स के टच में रहती है, उनकी बातें सुनती है एंड ऑफ कोर्स इन्फ्लुएंसर उनके डिसीजंस को भी चेंज कर सकती है. उसके बाद 23% लोगों का कहना ये है कि वो किसी इन्फ्लुएंसर को फॉलो नहीं करते हैं, उनका अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और वो किस तरह से यूज़ करते हैं वो वही जानते हैं. प्रोबेबली दे जस्ट आर देयर टू कनेक्ट विद देयर फैमिली एंड फ्रेंड्स. बट 9% पीपल एक्चुअली रिस्पॉन्डेड दैट दे डोंट नो हु इन्फ्लुएंसर इज. नाउ ये जो डेटा है इसमें कुछ पार्ट ऑफ ऑडियंस यूज होगा जो पॉपुलेशन का कुछ साइज है. अब टोटल पॉपुलेशन भी अगर हम लोग माने कि इतना ही अप्रॉक्सीमेट फिगर है तो ये 9% जब यहाँ पर आता है तो ऑब्वियसली इन्फ्लुएंसर्स का ये फिगर बढ़ जाएगा. और इसका मतलब ये हुआ कि ये मार्केट के अंदर जो 9% है जिन्हें जब पता लगेगा कि इन्फ्लुएंसर क्या होते हैं और उनको वो फॉलो करना शुरू करेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पर फिर से एक बूम आएगा जो कि बहुत अच्छा रहने वाला है फ्यूचर में इंडिया के अंदर. तो इसका मतलब ये हुआ कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग अगेन बहुत ज़्यादा अच्छे से ग्रो करने वाली है इंडिया में, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसी ऑडियंस है जिसको पता ही नहीं है अभी इन्फ्लुएंसर होते क्या हैं. लेट अस प्रोसीड टू नेक्स्ट. अब बात करते हैं
उन इंडिविजुअल्स की जिन्होंने कोई प्रोडक्ट खरीदा है जिसको कि किसी इन्फ्लुएंसर ने एंडोर्स किया है। तो यहाँ पर जो इन्फ्लुएंसर एंडोर्स प्रोडक्ट्स है वो 66% है। हमने देखा था क्लोथिंग, फैशन, शू बैग्स, ऐसे प्रोडक्ट्स को एंडोर्स करने के बाद लोग उसे खरीदते हैं। बट 66% ऑफ द पॉपुलेशन ऐसी है जिन्होंने एंडोर्स प्रोडक्ट को खरीदा है, जबकि 32% ही ऐसी ऑडियंस है जिसने कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदा है, और 2% ऐसी ऑडियंस है जिसे पता ही नहीं कि ये क्या होता है। तो ये 2% जब यहाँ आएगी तो या तो ये यहाँ जाएंगे या फिर ये यहाँ जाएंगे। बट ऑब्वियसली अगर 1% भी यहाँ पर आता है, हम लोग मान के चलते हैं 50% नहीं खरीदें, तब भी ये मार्केट बहुत अच्छे से बढ़ने वाली है। तो अभी भी बहुत साइज है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के अंदर, बहुत पोटेंशियल है इंडिया में, और ये बहुत अच्छा होने वाला है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के लिए फ्यूचर में भी, क्योंकि मार्केटिंग बजट का बहुत अच्छा पोर्शन अब इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में जाने लगा है और आगे और भी जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं रीजन फॉर परचेजिंग ए प्रोडक्ट दैट वर एंडोर्स्ड बाय एन इन्फ्लुएंसर। सो सबसे बड़ा रीजन था आई वॉज कन्विंस बाय द प्रमोशन ऑफ द इन्फ्लुएंसर। इन्फ्लुएंसर ने इतने अच्छे से प्रमोट किया अपने प्रोडक्ट को कि लोगों ने उसे खरीद ही लिया। फिर दूसरा रीजन था आई वॉन्टेड टू बाई इट एनी वे एंड रिगार्डलेस ऑफ वॉट ही वॉज प्रमोटिंग आई बॉट इट। सो ये जो रीज़न है, एक तो ये था कि मैं कन्विंस हो गया, दूसरा ये था कि मुझे खरीदना ही था इसलिए मैं कन्विंस हो गया और इसलिए मैंने खरीद लिया। अब ये जो रीजन्स है ये सिमिलर से हैं ऑलमोस्ट, और ये 39 या 40% के अराउंड है। इसमें ये होता है कि आप जो बात कर रहे हैं कि आई वॉज एक्चुअली थिंकिंग ऑफ बाइंग इट ऑलरेडी, और किसी इन्फ्लुएंसर ने जिसको हम जानते हैं उसने प्रमोट किया तो हमने खरीद लिया, वो भी एक साइकोलॉजिकल रीज़न होता है। आप ऑलरेडी उस चीज़ को अपने माइंड को कन्विंस करते हैं कि मुझे खरीदना ही था, अब ये प्रमोट कर रहा है चलो खरीद लेते हैं। तो कुछ लोगों ने इस तरह से खरीदा, और कुछ लोगों ने डायरेक्टली इसी वजह से खरीदा क्योंकि इन्फ्लुएंसर उसको प्रमोट कर रहा था और वो कन्विंस हो गए थे। उसके बाद अगर हम तीसरा रीज़न देखें जो 20% लोग कहते हैं, वो कहते हैं आई लाइक एंड ट्रस्ट द इन्फ्लुएंसर एंड दैट इज़ वाई दे बॉट एक्चुअली द प्रोडक्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एक जेन्युइन ऑडियंस बना लेते हो इन्फ्लुएंसर बनने के बाद, और वो ऑडियंस आपको ट्रस्ट करती है, आप पर भरोसा है, उन्हें अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस करते हो, अच्छी चीज़ें प्रमोट करते हो, उनसे झूठ नहीं बोलते हो, तो आप जो भी ब्रांड को एंडोर्स करने वाले हो वो उसे एक्चुअली बाय करेंगे। अब इसमें एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्फ्लुएंसर के ऊपर भी आ जाती है। उसको जो भी ब्रांड प्रमोट करना है उसे अच्छे से चेक करना पड़ेगा वेदर द प्रोडक्ट हैज़ द ट्रू पोटेंशियल एंड इज वर्थ द money which his audience is actually going to pay, because the audience is actually telling here straight away that they are buying the product just because they trust the influencer, और ऐसी ऑडियंस 20% है जो कि एक अच्छा फिगर है। Let us proceed a little further and see what is next. अब बात कर लेते हैं रीजन फॉर नॉट बाइंग द प्रोडक्ट। तो यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि आई डिड नॉट बाय द प्रोडक्ट बिकॉज आई डोंट ट्रस्ट द इन्फ्लुएंसर। तो इसमें 14% ऑडियंस है। अब लास्ट स्लाइड पे मैंने ये बात की थी कि कंटेंट प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऐसी चीज़ों को ही प्रमोट करे जो रियली वर्थ है। अब यहाँ पर 14% ऑडियंस का कहना है कि दे डोंट ट्रस्ट द इन्फ्लुएंसर बिकॉज उनको कभी ना कभी ऐसा फील हुआ होगा कि इन्फ्लुएंसर के साथ उनका वो इमोशनल बॉन्ड नहीं है और इन्फ्लुएंसर इतना जेन्युइन नहीं है कि दे शुड बाय दैट प्रोडक्ट। इस वजह से उन्होंने वो प्रोडक्ट नहीं खरीदा इवन व्हेन द इन्फ्लुएंसर वाज प्रमोटिंग इट। नेक्स्ट है आई डू नॉट ट्रस्ट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। और इसमें भी वही बात आ जाती है कि इन्फ्लुएंसर के ऊपर ऑडियंस को इतना ट्रस्ट नहीं था, और ये 22% लोगों का कहना है कि उन्हें लगा कि क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, इन्फ्लुएंसर ऐसे ही प्रमोट कर रहा है प्रोडक्ट को, इसलिए उन्होंने नहीं खरीदा, विच इज़ एक्चुअली ए स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग टू से। नेक्स्ट है देयर वाज नथिंग दैट दे वर एंडोर्सिंग दैट आई नीडेड। मोर देन 50% ये बात कहते हैं कि उन्हें वो प्रोडक्ट चाहिए ही नहीं था, वो नेसेसिटी ही नहीं थी उनकी जिसको कि एंडोर्स कर रहा था इन्फ्लुएंसर। तो ये एक अच्छी चीज़ भी है कि लोगों को पता है उन्हें क्या खरीदना है और क्या नहीं खरीदना है, और ये 50% से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिन्हें ऑब्वियसली पता है कि उन्हें हर चीज़ नहीं खरीदने लिए जो इन्फ्लुएंसर प्रमोट कर रहे हैं। बट स्टिल द फैक्ट रिमेन्स द फैक्ट कि इन्फ्लुएंसर से लोग एक्चुअली इन्फ्लुएंस होते हैं और उनके परचेज डिसीजन भी इन्फ्लुएंस होते हैं, जो कि हमने पिछली साइड में भी देखा था। लेट्स मूव अ लिटिल फर्दर। Let's talk about those individuals who have purchased a product endorsed by an influencer in India. So 77% of the people are those who have actually purchased a product which is endorsed by an influencer in India. And last slide में भी मैंने बोला कि influencers की
बातों से लोग इन्फ्लुएंस होते हैं और उनका परचेज डिसीजन भी इन्फ्लुएंस होता है। बट 23% लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कोई प्रोडक्ट ऐसा नहीं खरीदा जो कि एंडोर्स किया गया था इन्फ्लुएंसर से। अब ये जो डेटा है ये भी रैकुटन इनसाइट से लिया गया है और इसमें यहाँ पर 3/4 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन of respondent is actually telling us कि they buy those product which has a influencer and a brand collaboration, जो कि एक अच्छी बात है इस मार्केट के टोटल वेलबींग के लिए, इसकी टोटल ग्रोथ के लिए, और सबसे बड़ी बात ये प्रूव करने के लिए कि इन्फ्लुएंसर से जो भी कैंपेन किया जाता है दैट एक्चुअली बूस्ट सेल्स एंड इंक्रीज कस्टमर लॉयल्टी फॉर द प्रोडक्ट। ऑलराइट, लेट अस मूव अ लिटिल फर्दर एंड सी व्हाट इज नेक्स्ट। Alright, let us talk about the types of influencer whose endorsed product were purchased. तो सबसे ज़्यादा एंडोर्स प्रोडक्ट यूट्यूबर्स के परचेज हुए हैं जो कि 68% है। उसके बाद जो प्रोडक्ट्स इन्फ्लुएंसर इंस्टाग्राम पे प्रमोट कर रहे हैं उनको भी परचेज किया गया है। और उसके बाद आते हैं रियलिटी टीवी स्टार। तो रियलिटी टीवी स्टार अगर थर्ड पर है तो इसका मतलब जुमा केसरी तो नहीं बिकने वाला है, क्योंकि कोई भी यूट्यूबर जुमा केसरी तो नहीं बेचता है। एनीवे, जस्ट सेइंग इट। उसके बाद आते हैं आपके फैशन डिज़ाइनर्स, फिर सिंगर और म्यूजिशियंस, और फिर मॉडल, फूड इंडस्ट्री के सेलिब्रिटीज़ जिनका 23% ही शेयर है, तो फूड ब्लॉगर्स का इतना स्कोप नहीं है। पेट इन्फ्लुएंसर्स की अगर बात करें तो वो और भी कम है। तो सबसे ज़्यादा एंडोर्स प्रोडक्ट जो बिकते हैं वो तो यूट्यूबर्स के ही बचते हैं, और ये एक अच्छी बात भी है क्योंकि वी ऑल्सो वर्क ऑन यूट्यूब एंड वी ऑल्सो मेक कंटेंट रिलेटेड टू यूट्यूब। हम लोग किसी प्रोडक्ट को एंडोर्स अभी नहीं कर रहे हैं, बट एक बात कह रहे हैं कि ये एक अच्छा स्कोप है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के लिए भी, और फ्यूचर में भी ऑफ कोर्स ग्रोथ यहीं पे रहने वाला है बिकॉज इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बहुत पीछे है इससे। और मज़े की बात ये है कि यूट्यूब पे अगर हम लोग बात करें तो इसका मतलब लॉन्ग फॉर्म कंटेंट, क्योंकि यूट्यूब पे दोनों ऑप्शन मिलते हैं हम लोगों को। और जनरली जब भी कोई प्रोडक्ट को हम लोग एंडोर्स करते हैं तो हम उसके बारे में अच्छे से स्टडी करते हैं, उसके बाद जब ऑडियंस को बताते हैं तो वो भी एक इंफॉर्मेशनल कंटेंट के थ्रू बताया जाता है और समझाया जाता है कि ये ब्रांड किस लिए यूज़ हो रहा है। इस तरह से नहीं कि हम लोगों ने एक शॉर्ट बनाया, उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया, अगर वो बिका तो अच्छा है, अदरवाइज हम लोग दूसरे प्रोडक्ट से स्किप हो गए। इस तरह से नहीं काम होता है यहाँ पर। एनीवे, लेट अस प्रोसीड अ लिटिल फर्दर एंड सी व्हाट इज नेक्स्ट फॉर द डे। So that is the last thing we have to। तो अब बात करते हैं willingness to spend a money on a collaboration product in India May 2023। तो लोग कितनी ज़्यादा विलिंग थे किसी भी ऐसे प्रोडक्ट पे मनी स्पेंड करने के लिए जिसमें इन्फ्लुएंसर और ब्रांड कोलैबोरेशन हुआ है और उन्हें पता भी है कि इस तरह का ये प्रोडक्ट यहाँ पर है, उसकी उनकी विलिंगनेस क्या थी। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखते हैं कुछ लोगों का कहना है आई डोंट हैव अ लिमिट व्हेन इट कम्स टू सपोर्टिंग माय फेवरेट इन्फ्लुएंसर। ये बहुत अच्छी न्यूज़ है इन्फ्लुएंसर्स के लिए। अगर आपके पास एक लॉयल ऑडियंस है तो उनको उसमें से 3% लोग तो ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि हमें कोई परवाह नहीं है कितने पैसे मांग रहे हैं, बट वी आर एक्चुअली विलिंग टू हेल्प द पर्सन whom वी एक्चुअली फॉलो। अब ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर से आ जाती है इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर कि वो हमेशा ये मेंटेन करें कि वो इस तरह से अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करें या किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट करें जो उनकी ऑडियंस को किसी भी हालत में चीट ना करें, उनके लिए वैल्यूएबल। अब आगे भी डेटा को देख लेते हैं तो 27% लोगों का ये भी कहना है कि 25% से ज़्यादा तो हम लोग दे देंगे अगर हमारा फेवरेट इन्फ्लुएंसर किसी ब्रांड के साथ कोलैबोरेट करके कोई प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा है सिमिलर प्रोडक्ट के लिए। उसके बाद 15% लोगों का ये कहना है कि वो 50% से भी ज़्यादा दे सकते हैं सिमिलर प्रोडक्ट अगर उन्हें मिले और ऐसा कोई प्रोडक्ट मिले जिसकी एंडोर्समेंट उनका फेवरेट इन्फ्लुएंसर कर रहा है, जो कि एक अच्छी बात है एक इन्फ्लुएंसर के लिए कि लोग उसको इतना पसंद करते हैं। और रिस्पोंडेंट्स का अगर ऐसा रिप्लाई है तो ये भी बहुत अच्छी बात, क्योंकि डेटा सीधा सीधा ये कहता है कि इन्फ्लुएंसर्स के लिए लोग पैसा खर्चने के लिए रेडी है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें सिर्फ 40% ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि वो सेम प्राइस देंगे सिमिलर प्रोडक्ट का दैट डज नॉट हैव इन्फ्लुएंसर नेम ऑन इट। तो बेसिकली सिर्फ इन्फ्लुएंसर का नाम और एंडोर्समेंट के लिए काफ़ी सारे लोग पैसा देने के लिए रेडी हैं, जो कि एक अच्छी बात है इस इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के लिए भी और एक इन्फ्लुएंसर के फ्यूचर के लिए भी। इसका मतलब तो सीधा सीधा ये होता है कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में बहुत पैसा आने वाला है, इन्फ्लुएंसर्स का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, लोग इन्फ्लुएंसर्स को पसंद भी करते हैं। एंड अगर आप में कोई टैलेंट है तो आप डेफिनेटली इन्फ्लुएंसर बनने के बारे में सोच सकते हो। और नीश के बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं, कौन सी नीश में कितना अच्छा काम हो सकता है।
हमने बात करी कि फैशन कॉस्मेटिक्स में जाने का इतना फ़ायदा नहीं है, बट अगर आप लॉ इन्फ्लुएंसर बन सकते तो ये बहुत अच्छी बात है। ट्रैवल में आप पोस्ट डाल सकते हैं क्योंकि ट्रैवल में भी इतना कंपटीशन अभी नहीं है। Alright, I think that is all for this video. If you like this video, please subscribe to our channel. Please leave your comments in the comment box, and please share this video with your friends who actually want to be an influencer and want to understand the complete domain of influencer marketing in India. And I see you in the next video. Thank you.